नमस्ते। मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बातचीत करने जा रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन यानी कि यूएसएमएलई। हम इंडियंस अगर इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर अब्रॉड में ड्यूरिंग स्टडी या फिर आफ्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर एक बार तो थॉट आता ही है कि भाई चलो यूएसए की यूएसएमएलई एग्जाम की प्रिपरेशन करें। लेकिन ये जो थॉट है वो रियलिटी में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस एग्जाम्स की सारी इंफॉर्मेशन यानी कि A to Z नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर मुझ गुर्जर आप सभी को A to Z अबाउट यूएस असेंबली बताने वाला हूँ। A to Z का मतलब है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ओईटी एग्जाम, रेसिडेंसी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना एक्सपेंस होता है, कितना आप अर्न करेंगे, एवरीथिंग फुल मैप। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेप 1 से लेके रेसिडेंसी तक की सारी एंटायर जर्नी की इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली ये एंटायर जर्नी की बात स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी को बता दूं कि यूएस असेंबली जो एग्जाम है वो नाम से ही पता चलता है कि एक लाइसेंस एग्जाम है, यानी कि वो लाइसेंस हमें मिलता है कि हम यूएसए में प्रैक्टिस कर पाए, यानी बीइंग अ डॉक्टर काम कर पाए। यूएसए के सिटीजन है या कनाडा के सिटीजन है और वहां पे वो पढ़ रहे तो भी उनको एग्जाम देनी है। अगर वो सिटीजन कहीं एब्रोड यानी कि यूएसए और कनाडा के अलावा कोई और कंट्री में जाके पढ़ रहे तो भी उनको एग्जाम देनी है। और हम ये जो इंडियंस है, इंडियंस अगर इंडिया में पढ़ रहे हैं एमबीबीएस कोई भी कॉलेज में या फिर अब्रॉड में कोई भी कंट्री में जाके पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये एग्जाम यानी कि जो मैप देख रहे हैं उस एंटायर प्रोसेस से पास होना है। ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ वो इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बता रहा हूँ। जो रिसर्च हमने किया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमारे स्टूडेंट्स यूएस फैमिली क्रैक कर चुके हैं, उन सभी के इन्फॉर्मेशन के बेस पे है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे जरूरत है वहां पे नोट डाउन कर लीजिए और जहां पे कोई क्वेरीज क्वेश्चंस हो रहे हैं वो भी नोट डाउन कीजिए, या तो फिर कमेंट में जरूर से लिखिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूएस असेंबली स्टेप 1, फिर उसके बाद स्टेप 2, फिर उसके बाद एक इंग्लिश की टेस्ट आती है ओईटी, वो देनी होती है। और फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन। वो सारी चीजें आने के बाद हम रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जिसको मैच एप्लीकेशन कहते हैं कि भी आपको मेडिसिन में जाना है, आपको कोई और फील्ड में जाना है। और फिर उसके रेसिडेंसी के दौरान हम स्टेप 3 दे सकते हैं। स्टेप 3 जो है वो स्टेप 2 के बाद भी दे सकते हैं, चॉइस आपकी रहेगी। लेकिन यूजुअली ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिखाया है वो मेजोरिटी इंडियंस हम फॉलो करते हैं। स्टेप 2 अगर आपको देना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो आप मेडिकल स्टूडेंट्स होने चाहिए, यानी कि रनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। यानी सेकंड ईयर के बाद मेजोरिटी स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन इंडियन थर्ड ईयर के बाद यूजुअली एग्जाम में अपियर होते हैं। जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उतना फायदा होगा। या तो फिर आप ग्रेजुएट हो चुके यानी कि आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है फिर भी ये एग्जाम दे सकते हो। सेकंड, मेडिकल स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मेडिकल स्कूल में लिस्टेड होने चाहिए। और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप वो रजिस्टर और एलिजिबल होनी चाहिए बाय ईसीएफएमजी। और इन दोनों की वेबसाइट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप खुद से चेक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्टर एंड एलिजिबल, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है जो आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से होती है। और ये चेक करना जरूरी है क्योंकि इंडिया की मेजोरिटी लिस्टेड तो है वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मेडिकल स्कूल में लेकिन रजिस्टर और एलिजिबल नहीं है। और एब्रोड में भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट में हम जहां पढ़ने जाते हैं वो लिस्टेड होती है लेकिन ईसीएफएमजी रजिस्टर या फिर एलिजिबल नहीं होती है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मेडिकल स्कूल है, उनकी वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आप अपनी कंट्री का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम लिख दीजिए और सर्च कीजिए। यहाँ पे वो कॉलेज लिस्टेड होगी तो आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उनकी स्पॉन्सर्स नोट्स पे जाइए और यहाँ पे लिखा होता है कि भाई एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यानी कि ईसीएफएमजी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा वो रजिस्टर है, प्रमाणित है। और इसके बेस पे आगे जो है आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों ये जरूरी है। तो
नेक्स्ट है कि भी आपको स्टेप वन के लिए एप्लीकेशन करनी है, तो डायरेक्टली स्टेप वन के एप्लीकेशन में सबसे पहले आएगा वो है आपको जो है, यू कैन फाइंड दिस पेज गोइंग टू द वेबसाइट। दिस इज द मेन हब फॉर ऑल एग्जाम एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे स्टेप वन और स्टेप टू की एग्जाम की एप्लीकेशन यहाँ पे सारी होती है। सबसे पहले क्या होता है कि यूएसएमली या ईसीएफएमजी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है, और उसके लिए आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना है, सारी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे ही सारी डिटेल फिलअप की जाएगी, आपको क्या करना है, डिटेल फिलअप करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। फिर ईमेल आने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिला, आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको जो है 183 नंबर का फॉर्म जो है वो वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको सारी चीजें फिलअप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है, यानी कि ये फॉर्म फिलअप किया, प्रिंट आउट किया, फिर उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वहां से सारे स्टैम्प्स करवाए, और फिर उसके बाद वहां से आपने ऑफलाइन बाय पोस्ट कुरियर भेजा, या तो फिर जो है वो ऑनलाइन, यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज रजिस्टर है तो वो ये सारी प्रोसेस अपने पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं। और सेकेंड फॉर्म आता है वो है 186 फॉर्म। और कुछ ऑनलाइन प्रोसेस आती है जहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अकाउंट क्रिएट के लिए आईडी के लिए रखेंगे, पूरा एक प्रोसेस होती है जिसमें वेरिफिकेशन होता है, आपका आईडी चेक किया जाता है, आपको लाइव जाना होता है। तो ये सारी प्रोसेस के लिए मैं सिंपली ये कहूंगा कि ये दोनों वेबसाइट आप विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद जो है आप पूरे स्टेप, क्योंकि इन वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है, सारे पॉडकास्ट है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स है, वीडियोज अवेलेबल है, एंड यू विल गेट क्लियर कट आइडिया कि किस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर पाना है, और फिर वो मिलने के बाद ये सारी चीजें फॉर्म 83 क्या है, 86 क्या है, और वो अप्लाई करने के बाद 3 to 4 वीक्स में आपको ईमेल आता है कि आप अब प्रो मैट्रिक वेबसाइट पे जाके अपने स्टेप वन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और स्टेप वन की एप्लीकेशन जब आप करने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि आपको जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर्स है, भारत देश में बहुत सारे सेंटर्स है। और प्रो मैट्रिक की वेबसाइट में आगे दिखाऊंगा आपको, वहां पे जाके आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेंटर पे कब आपको एग्जाम देनी है। ये देखो लेंदी प्रोसेस है पूरी, और अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तो आपको इसमें ही निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो आप स्टेप वन की डेट लेने जाएंगे, तब पता चलेगा कि आपको 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद की डेट मिल रही है। तो पहले से प्लान कीजिएगा और एप्लीकेशन दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि आपको यूएसएमएलई एग्जाम देनी है, तो डेफिनेटली अभी से आप जो है वो अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड ईयर के बाद आप कर सकते हैं, सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई भी क्वेरीज हो रही है तो आपका दोस्त जो है वो डॉक्टर मच गुर्जर ऑलवेज बी दैट, जस्ट आपको एक कमेंट में लिखना है, विल हेल्प यू डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं स्टेप वन, यानी कि आपने एप्लीकेशन कर दी, एग्जाम प्रोमेट्रिक वेबसाइट पे गए और वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्टर कर दिया, डेट ले ली, उसके जो फीस होती है वो भी पेमेंट कर दिया। नाउ स्टेप वन एग्जाम है क्या, उसमें सिलेबस क्या है, वो एग्जाम किस तरीके से ली जाती है। तो देखिए पूरे एक दिन की एग्जाम होती है, 9 घंटे की, जिसमें 60 मिनट्स का एक ब्लॉक होता है, और 8 घंटे की टोटल टेस्टिंग होती है, 1 घंटा ब्रेक होता है उसमें। एक ब्लॉक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, टोटल 280 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स जो है वो आप ब्रेक ले सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा अर्ली कंप्लीट करेंगे वो ब्लॉक 60 मिनट का जो होता है, और एक ब्लॉक में 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 280 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ज्यादा ब्रेक मिल जाएगा आपको। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से नोट करनी चाहिए आपको। स्टेप वन कंसिस्ट जो है वो एमसीक्यूज बेस है, और बेसिकली सिलेबस की बात करते हैं कि भाई इसमें पूछा क्या जाता है स्टेप वन में। तो स्टेप वन बेसिक साइंस है, यानी कि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बिहेवियर साइंस, जेनेटिक्स, यानी सारा प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में हमें पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में। परसेंटेज लिखा हुआ है कि वेटेज कि भी कितने परसेंटेज क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टेप वन में, तो वो सभी क्वेश्चन जो आते हैं उन सभी क्वेश्चन में से कितने परसेंटेज कौन से सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो पैथोलॉजी है। सेकेंड की बात करें तो फिजियोलॉजी है। तो आप अगर इसको अच्छे से डिजाइन करें, आप देखें कि भाई स्टेप वन की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, तो आपको क्या सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए, यहां से ये आपको समझने को मिल सकता है। नेक्स्ट,
आगे मैं रिसोर्सेज की भी बात करूंगा, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए एंड ऑल। लेकिन कंटेंट स्पेसिफिकेशन देखो, सिस्टम वाइज सारी चीजें होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में से कितने परसेंट पूछे जाता है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेस्पिरेटरी, रेनल एंड यूरिटरी सिस्टम से पूछे जाते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिस्टम वाइज भी आप इस तरीके से एक प्लान बना सकते हैं। एक जो है ना, सक्सेस वही इंसान हो सकता है, अच्छी रेसिडेंसी तक वही पहुंच सकता है जिनका पहले से माइक्रो लेवल प्लान हो हर चीज का। तो ये सिलेबस आप देख रहे हैं। नाउ देर आर सो मेनी जो है ना, कॉम्पिटेंसी स्पेसिफिकेशंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेडिकल नॉलेज, अप्लाइंग फाउंडेशन, फिर पेशेंट केयर डायग्नोसिस में से 20 से 25% पूछे जाते हैं। और इसके अगर आपको देखने हैं क्वेश्चन, तो उनकी वेबसाइट जो यूएसएमडी की वेबसाइट है, वहां पे डेमो क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, और आगे फ्री वाले रिसोर्सेस की भी मैं बातचीत करने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं वो है, यानी कि दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। स्टेप 1 में आपको क्या, यानी कि प्री क्लिनिकल बेसिक साइंस है। फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो पढ़ते हैं वही पूछा जाता है, यानी कि सेकेंड ईयर के बाद हम ये एग्जाम दे सकते हैं इसलिए। और यूजली जो हमारे स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ते हैं वो थर्ड ईयर के बाद देते हैं। इंडिया में भी 5 to 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो थर्ड ईयर के बाद या फिर फोर्थ ईयर के बाद स्टेप 1 दे देते हैं। नाउ प्रिपरेशन हो गई, आप जान लिया, जैसे 50% जितनी प्रिपरेशन है आपकी, तो आपको एग्जाम की डेट ले लेनी चाहिए, और फिर बाकी की 50% प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि एक आपको रिदम रहे। और एग्जाम की डेट लेने के लिए आपको prometric.com वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे सारी प्रोसेस होगी, आपको सारी फॉर्म फिलअप करने हैं, सारी डिटेल्स देनी है, कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, एंड वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ कंप्लीट प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं कि भी अप्रोक्सीमेटली 1000 फीस होती है स्टेप 1 का, और वो आपको ऑनलाइन पेमेंट के मोड से आप पे कर सकते हैं। नाउ स्टेप 1 आपने दिया, और स्टेप 1 देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अभी जो आता है वो पास और फेल का आता है, यानी कि आपने एग्जाम पास कर दी या फिर फेल हुए आप। पहले जो है वो स्कोर आता था, लेकिन अभी जो है वो पास और फेल आता है। टिपिकली रिजल्ट जो है वो 2 to 4 वीक्स में आ जाता है, और usmle.org वेबसाइट पे आपको ये रिजल्ट मिलता है, बाय ईमेल भी आपको रिजल्ट मिलता है। कंपैरिजन करें थोड़ा सा 2022 और 2023 के रिजल्ट का, तो 2022 में 24,956 लोगों ने अपेयर किया था, 71% पास हुए। 2023 में 26,141 लोगों ने इस एग्जाम में अपेयर हुआ, 68% लोग इस एग्जाम में पास हुए। देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं या फिर ग्रेजुएट हो गए, यूएसएमडी की थॉट्स आती है, तब एक बात तो आती है कि भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। देखो, डिफिकल्ट नहीं है, सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक है और उसको प्लान करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आप अगर एफएमजी एग्जाम का रिजल्ट ले लो, आप अगर फॉर एग्जांपल नीट पीजी का रिजल्ट ले लो, एसएस सुपर स्पेशलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है उसके परसेंटेज में नहीं आता, परसेंटाइल में आता है भारत देश में। तो अगर आप वो देखेंगे तो बहुत कम होता है। जैसे एफएमजी एग्जाम का तो मिनिमम 8% और मैक्सिमम 25 to 30% रहता है। और नीट पीजी का परसेंटाइल तो काफी है, लेकिन परसेंटेज में अगर मैं गिनूंगा तो वो 10% से कम है। तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली स्टेप 1 बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। स्टेप 1 के जो रिसोर्सेज है, वो सारी चीजें मैं डेफिनेटली आपको आगे बताने वाला हूँ। अगेन सेकेंड ईयर के बाद एग्जाम दे सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यूज बेस है, 1 डे एग्जाम है। और प्रॉपरली प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि बेसिक साइंस वाले जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है, उसका बेस अगर आपका क्लियर है, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, अगर अच्छे से मॉक टेस्ट देंगे, डेली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली स्टेप 1 आपके लिए डिफिकल्ट पार्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 एग्जाम। तो इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, तो स्टेप 2 एग्जाम जो है वो यूजली आफ्टर फोर्थ ईयर आप दे सकते हैं। एब्रोड में जो इंडियन सिटीजन जो एब्रोड में पढ़ते हैं, वो यूजुअली फिफ्थ ईयर के बाद देते हैं। और इंडिया में भी यूजुअली जब इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं तब मेजोरिटी स्टूडेंट्स या इंटर्नशिप के बाद देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन फोर्थ ईयर के बाद ये एग्जाम आप दे सकते हैं। स्टेप 2 में सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। 320 MC, यानी कि 320 MCQs की एग्जाम होती है 9 घंटे की, जिसमें 8 घंटे एग्जाम और 1 घंटे 1 आवर का ब्रेक मिलता है आपको। स्कोर एग्जाम है, यानी कि यहाँ पे पास और फेल नहीं, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे 320 MCQs में से। नेगेटिव मार्किंग अगेन स्टेप 2 में नहीं है। 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन चाहिए मिनिमम स्टेप 2 के लिए, और स्टेप 1 के लिए 4 to 6 मंथ की प्रिपरेशन मिनिमम चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि भी सिलेबस, डिसिप्लिन स्पेसिफिकेशन, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से, यानी कि
क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स, गायनी एंड साइकेट्रिक। परसेंटेज आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा मेडिसिन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो सर्जरी, फिर उसके बाद पेडिया का नंबर आता है। और डिटेल में सिस्टमेटिक आपको जानना है तो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑफकोर्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यूएसएमडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 में। नाउ आपको जब ये एग्जाम देनी है या प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको ये सिलेबस बहुत हेल्पफुल होगा। आप जान सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितनी प्रिपरेशन आपकी है, कितनी प्रिपरेशन आपको करनी होगी, किस वे में करनी होगी। तो अप्रोक्सीमेटली जो 6 to 8 मंथ का प्रिपरेशन प्लान है वो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ स्कोर जो है यानी कि मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड होता है वो 214 है। स्टेप 1 में पास और फेल था, जब यहाँ पे 214, यूजली 240 से अबव स्कोर अच्छा माना जाता है। और उसके बेस पे यानी कि ये जो स्कोर होता है स्टेप 2 का, उसके बेस पे ही आपको आगे रेसिडेंसी मिलती है यूएस में। और ये स्कोर का एक इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है। और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आएगा कि सच में यूएस असेंबली की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर एंड से कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है कि आपको एक अच्छी जगह पे रेसिडेंसी मिले, अच्छी कॉलेज में, पब्लिक कॉलेज में, या फिर टॉप 10 टॉप 20 कॉलेज में। अगर आपको चाहते हैं कि आपको रेसिडेंसी मिले, आपकी सैलरी अच्छी हो, आपका पे स्केल अच्छा हो, तो उसके लिए यू रिक्वायर्ड स्टार्ट प्लानिंग। और डेफिनेटली ये वीडियो जब एंड तक आप वो करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, आप प्लान भी कर पाओगे। तो स्टेप 2 सीखे में 214 स्कोर चाहिए। 240 से अब अगर आपका स्कोर है तो वो अच्छा माना जाता है। और ये जो एग्जाम का स्कोर है वो ऑफ कोर्स मायने रखता है आपका आगे रेसिडेंसी के लिए। कंपेयर करते हैं 2022 और 23 का रिजल्ट। तो 2023 में 15,000 स्टूडेंट्स मेडिकोज अपियर हुए थे, उसमें से 86% लोग पास हुए। तो दैट्स ऑल्सो क्वाइट गुड रेशियो, बहुत अच्छा परसेंटेज है पासिंग का। स्टेप 3, यहां पे ये बता दूं कि स्टेप 3 जरूरी नहीं कि स्टेप 1 और स्टेप 2 फिर उसके बाद तुरंत ही आप स्टेप 3 दें। स्टेप 1 स्टेप 2 के बाद आप ओईटी एग्जाम देने के बाद इसी एफएमजी जो रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट पाना होता है, वो पा लीजिए और रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टेप 1 के बाद 2 और 3 की मैं एक्सप्लेनेशन ये दे देता हूँ। रेसिडेंसी के फर्स्ट ईयर के दौरान आप ये यानी कि आप यूएसए पहुंच गए हैं, फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी कर रहे हैं, और तब आप ये साथ में प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे सारा ज्यादा डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट वाली पार्ट ज्यादा है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां की सिस्टम जाननी पड़ेगी, तो ज्यादा अच्छे से आप ये एग्जाम दे पाएंगे। स्कोर एग्जाम यानी कि इसका स्कोर मायने रखता है। तो 2 दिन की एग्जाम होती है, डे 1 एंड डे 2। डे 1 एग्जाम जो होती है वो उसमें 6 ब्लॉक्स पूछे जाते हैं, ईच ब्लॉक 60 मिनट्स का होता है। 38 to 40 मिनट्स ईच ब्लॉक्स को मिल सकते हैं ऐसे गिने। और टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 233 एमसीक्यूज। डे 2 जो एग्जाम होती है वो एडवांस क्लिनिकल मेडिकल एग्जाम है, और ड्यूरेशन जो है वो 9 घंटे का होता है। 6 ब्लॉक्स होते हैं और ईच ब्लॉक्स को 30 मिनट्स मिलते हैं। देन 180 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। आप इस स्टेप 3 के सारी इंफॉर्मेशन FSMB.org वेबसाइट पे, वहां से ही आपको एप्लीकेशन करनी होती है, वहीं से सारी प्रोसेस होती है। अगर आपको स्टेप 3 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए, ब्रॉडकास्ट चाहिए, वीडियोस चाहिए, टेस्ट पेपर्स चाहिए, या फिर एग्जाम्पल चाहिए, तो ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। अगेन फिर से मैं रिपीट कर दूं, स्टेप 3 जो है वो आप रेसिडेंसी के दौरान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब गैप मिल जाता है उनको, तो वो स्टेप 2 के बाद, जब ECFMG की लेंदी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलती है जो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स चलती है, और उस प्रोसेस के दरमियान वो प्रिपेयर करके कहीं ना कहीं वो दे भी देते हैं। तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 का जो एग्जाम का रिजल्ट होता है उसमें मिनिमम 200 मार्क्स लाना जरूरी होता है। स्टेप 2 में 214 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी होता है, और स्टेप 1 में जो है वो पास और फेल का रिजल्ट आपको मिलता है। यहाँ पे मैं सिंपली बता दूं कि रिजल्ट के साथ एक स्कोरिंग कार्ड भी मिलता है, जहाँ पे सिस्टम वाइज आप कौन से स्ट्रॉन्ग पार्ट में है, कौन से वीक पार्ट में है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो इनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है। स्टेप 3 का रिजल्ट कंपैरिजन करें तो 2023 में 12,000 लोगों ने ये एग्जाम दी थी, और उसमें से 89% लोग पास हुए। सो क्वाइट गुड पासिंग रेशियो। तो आपको ये जो मैंने स्टेप 1 2 और 3 के परसेंटेज बताए पासिंग, उससे ये तो बिलीव होगा कि अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में प्रिपेयर करेंगे
तो आप भी 100 में से 90 में आ सकते हैं, यानी कि 10 लोग जो है वो उसमें में नहीं है। सो यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट है स्टेप 1, 2 और 3 का। बट अगेन सिस्टमेटिक प्रिपरेशन इज क्वाइट रिक्वायर्ड। स्टेप 2 और स्टेप 3 का स्कोर काउंट किया जाता है। स्टेप 2 का स्कोर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी जगह पे रेसिडेंसी मिले। टोटल हर एक स्टेप में आप मैक्सिमम 4 ट्राई दे सकते हैं। स्टेप 1 टू स्टेप 3 जो है वो आपका 7 साल में, मेजोरिटी टाइम जो है वो 7 साल में क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक बार फेल हुए हैं कोई भी स्टेप में, तो आप दूसरी एग्जाम दे सकते हैं, तीसरी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट जो है वो 12 महीने के बाद ही दे सकते हैं, यानी कि एक फोर्थ महीने अटेम्प्ट है उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, 12 महीने का, वो उनकी रिक्वायरमेंट है। एक बार आपने स्टेप दे दिया है 1, 2 या 3 और पास हो गए, फिर उसके बाद आप फिर से वो एग्जाम नहीं दे सकते। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। स्टेप 1 क्लियर करने के बाद, देने के बाद, स्टेप जो है 2 और 3 से पहले अगर आपको इसी एफएमजी जो सर्टिफिकेशन है, जो जरूरी होता है हमारी मैच एप्लीकेशन के लिए या रेसिडेंसी एप्लीकेशन के लिए, तो वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जो फॉर्म फिलअप करेंगे आप ऑनलाइन, वहां पे ये 3 रिक्वायरमेंट है कि भाई आप जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो 3 रिक्वायरमेंट है इस सर्टिफिकेट पाने के लिए, रेसिडेंसी अप्लाई, ये सर्टिफिकेट आएगा फिर उसके बाद ही रेसिडेंसी अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है, एक तो आपने स्टेप 1 क्लियर किया हो, स्टेप 2 क्लियर हो, और ओईटी एग्जाम 3 होनी चाहिए। तो ओईटी एग्जाम के बारे में बातचीत करें तो ये देखिए ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है, जो बेसिकली 4 पार्ट में होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। 3 घंटे रिटर्न एग्जाम होती है और 20 मिनट स्पीकिंग का पार्ट होता है। 350 मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, एक्सेप्ट स्पीकिंग। स्पीकिंग जो है उसमें 300 मार्क्स चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और पेपर दोनों बेस होती है, और मैक्सिमम इसके लिए प्रिपरेशन अगर चाहिए आपको तो वो है 1 से 2 महीने की। और आप इस एग्जाम को दे सकते हो और 350, 300 स्कोर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ला सकते हैं। यानी स्टेप 1 क्लियर किया आपने, स्टेप 2 क्लियर किया, ओईटी एग्जाम दे दी, तो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेशन का जो है ना वो मेडिकल, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी स्टेप इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्पेसिफिक स्टेट लाइसेंस टू बिगिन रेसिडेंसी, यानी कि रेसिडेंसी स्टार्ट करने के लिए ये लाइसेंस लेना जरूरी है। और इसके लिए जैसे मैंने बताया आपको कि आपको जो है 3 चीजें चाहिए मिनिमम, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप ओईटी 3, और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे रेसिडेंसी या फिर मैच एप्लीकेशन के लिए। ये प्रोसेस है जहां पे आप पूरी एक एंटायर ऑनलाइन प्रोसेस में सारी चीजें फिलअप करते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको बहुत पहले से इकट्ठा करने होंगे, यानी अभी से सेकेंड ईयर के बाद से। वो अभी आपकी आंखें खुलेगी और समझ में आएगा कि भी आप अगर स्टडी कर रहे हो एमबीबीएस तो आपको क्या करना है, आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो क्या करना है। यूजुअली 80 to 85% स्टूडेंट्स जब भूख लगती है तब खाना ढूंढते हैं, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। और ऐसी सिचुएशन ज्यादातर यूएस फैमिली प्रिपरेशन करते हैं, जैसे स्टेप 1 दिया फिर उसके बाद पता चला ये करना है, स्टेप 2 दिया फिर उसके बाद पता चला ये करना है, फिर उसके बाद पता चला ओईटी एग्जाम दो, फिर उसके बाद जो मैं बताऊंगा कि ये जो ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के लिए, मैच के लिए जब हम अप्लाई करते हैं सारी चीजें, तब क्या क्या चीजें चाहिए होती है, वो पहला वाला चीज आपको समझ में आएगा जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, कि भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो यहाँ पे लिंक होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो ये है कि आपको अगर रेसिडेंसी अप्लाई करना है, यानी स्टेप 1 स्टेप 2 ओईटी क्लियर हो गया, नाउ पार्ट आया है कि भी आप रेसिडेंसी अप्लाई करेंगे। तो रेसिडेंसी के लिए 2 जगह से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और आगे बढ़े, और उसमें मैं बताऊं तो प्लेटफॉर्म तो विच यू विल अप्लाई फॉर रेसिडेंसी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर फेलोशिप इन फ्यूचर व्हेन यू एप्लीकेशन से यानी बेसिक एक अकाउंट क्रिएट करना है। यूजुअली जो रेसिडेंसी होती है उसकी टाइम लिमिट होती है, पूरा टाइम फ्रेम होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि भी ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप रेसिडेंसी एप्लीकेशन करेंगे ना। रेसिडेंसी की पूरी एक डेडलाइंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर होता है जो एवरी ईयर का एक फिक्स होता है। जिनकी वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आपको ध्यान में रख के सारी प्रोसेस करनी है, और क्यों ऐसे करना है वो भी आपको आगे समझ में आएगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको अपलोड करने होंगे। तो उसमें है पर्सनल स्टेटमेंट।
जो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि है क्या। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LORs जिसको कहते हैं। फिर ECFMG स्टेटस रिपोर्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन फोटोग्राफ, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको अपलोड करनी होती है, जिसमें सबसे पहले बात करूं कि भाई आपकी ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बहुत पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। जब आप स्टेप 2 दे रहे हो फॉर एग्जांपल, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आप स्टेप 1 से पहले प्रिपरेशन करनी होगी, तो आपको ये इंफॉर्मेशन अभी समझ में आएगी कैसे। तो सबसे पहले पर्सनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली एक पेज का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इसके ऊपर लोग एक एक दो दो महीने काम करते हैं। तो अभी से अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, अभी से पहले से तैयार करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस वे में होता है। नाउ पर्सनल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोक्सीमेटली एक पेज का होता है अबाउट योर स्टोरी, कि भाई आपने कहाँ पे स्टडी की, आपने क्यों रेसिडेंसी चूज की है, आप रेसिडेंसी में क्या करना चाहते हैं, आपकी लेकिंग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीक क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यानी कि इसके ऊपर बहुत चीजें निर्भर करती है। सो रिक्वेस्ट यू कि इसको पहले से बनाना सीख लीजिए, ताकि एंड मोमेंट पे आपको रात रात भर जगना ना पड़े। LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोस्ट प्रोग्राम रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में आपको रेसिडेंसी करनी है, एटलीस्ट 3 LRO तो चाहिए भाई, मैक्सिमम 4। मेनली क्या होता है कि भी आस्क फॉर दिस फॉर्म ट्रस्टेड मेंटोर्स वेल इन एडवांस। तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, वहां से पहले से ही ये सारे अरेंजमेंट करो। जब आप रोटेशन के लिए जाओ USA, तब भी आप ये सारी चीजों का पहले से अरेंजमेंट करके रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड थिंग। और यू शुड हैव एटलीस्ट वन लेटर फ्रॉम समवन विद इन द स्पेशलिटी टू विच यू आर अप्लाइंग। यानी कि अगर आपको मेडिसिन में जाना है, तो वहां से आपका मिनिमम 1 या 2 LRO तो होना ही चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि LRO के बारे में पहले से नोट डाउन कीजिए। जहां पे आप अभी पढ़ रहे हो, वहां से कैसे पहले से LRO अरेंज किया जाए, कैसे रिलेशन, यानी कि दैट्स व्हाट द थिंग जो हमें पता ही नहीं होता है कि ड्यूरिंग मेडिकल स्टडी, जब मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, तब हमारे डीन, हमारे जो टीचर्स, प्रोफेसर्स, HODs है, उनके साथ हमें क्यों रिलेशन रखना है, कीप इन टच क्यों रहना है। क्योंकि देखिए, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तब ये फेज आएगा, और तब आपको LRO चाहिए, तब आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, तब फॉर एग्जांपल आपको डीन्स लेटर चाहिए जो आप देख रहे हो, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, रिसर्च वर्क पे साइन चाहिए। तो डीन लेटर भी चाहिए होता है, जिसमें ये सारी चीजें होती है कि भाई आपने पढ़ाई कैसे की, या फिर थर्ड ईयर तक स्टूडेंट्स है तो थर्ड ईयर तक की कितनी पढ़ाई है, कैसी है, फोर्थ ईयर के तो फोर्थ ईयर तक की क्या है, कंप्लीट हो चुका है तो दिस एंड दैट। एंड ये सारे लेटर्स यूजुअली अपलोड होते हैं बाय यूनिवर्सिटी ऑन दैट पोर्टल। एंड दैट्स वाई हमारी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिसमें पढ़ रहे हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए। मेडिकल स्कूल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, यानी कि एंटायर ड्यूरेशन में आपने जो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कितने अवर्स पढ़े हैं, वो डिटेलिंग सारी चाहिए होती है। दैट्स व्हाट कॉल द ट्रांसक्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट क्या है, आपका रिज्यूम, आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है, कैसे आप पहले से अपना पर्सनल स्टेटमेंट, रिज्यूम जो है उसको स्ट्रांग बनाएं, USA के लिए, UK, कनाडा के लिए, फ्यूचर में अगर रेसिडेंसी करनी है कहीं पे भी, तो किस तरीके से क्या करना है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। रिज्यूम कैसे स्ट्रांग बनाना है, उसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप जाएंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने को आपको मिल सकती है। नाउ मैच के लिए जो है आपको जो चाहिए स्ट्रांग पार्ट, यानी कि आप समझिए स्टेप 1 दे दिया, स्टेप 2 OET एग्जाम दे दिया आपने, ECFMG पोर्टल पे सारी एप्लीकेशन की, मैच के लिए एप्लीकेशन कर दिया, सारी सारी चीजें इकट्ठा की, और नाउ आपको एक अच्छी जगह पे रेसिडेंसी मिले, टॉप लेवल की जगह पे मिले, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि भी आपका स्टेप 2 जो है उसका स्कोर, कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है सब कुछ, वो स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ US क्लिनिकल एक्सपीरियंस और क्वालिटी, क्योंकि देखो मेरे हॉस्पिटल में आप रेसिडेंसी के लिए आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि भी मेरे यहाँ का आपका एक्सपीरियंस हो, या फिर एटलीस्ट USA का हो, तो ही तो मैं आपको अच्छा पे करूंगा ना। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली है, या फिर जस्ट ऑब्जर्वेशनशिप की है आपने, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें आपको स्टेप 1 से पहले या बाद में स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये रोटेशन एंड ऑल द थिंग्स। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आप जहां पे पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, जहां पे रोटेशन के लिए जा रहे हो USA, वहां पे ये सारी चीजें लाना जरूरी होता है। स्ट्रेंथ ऑफ CV, यानी कि आपका जो CV है उसमें वर्क क्या है, रिसर्च कितना किया है, वॉलंटरी वर्क कितना किया आपने। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जिनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ कैंप होते हैं मेरी हॉस्पिटल्स में, तो उसने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली ड्यूरिंग स्टडी MBBS।
और ये सारी चीजें इकट्ठा की थी और अपना रिज्यूम इतना स्ट्रांग बनाया कि उसको एक टॉप 10 लेवल की हॉस्पिटल्स के अंदर रेसिडेंसी मिली है। रिसर्च वर्क बहुत जरूरी होता है, पब्लिकेशंस किया या नहीं, रिसर्च एक्सपीरियंस जरूरी होता है कि भाई कोई आपका एचओडी, आपका प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें आप को रिसर्चर हो या फिर को राइटर हो, एडिटर्स हो, तो दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। यूएसएमली स्टेप 3 भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगेन अगर नहीं किया तो रेसिडेंसी 1 में आप कर सकते हैं। और इंटरव्यू स्किल, क्योंकि रेसिडेंसी जैसे ही अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद जो है वो एक पोर्टल जो मैंने दिखाया आपको, वहां पे आप अप्लाई करेंगे रेसिडेंसी के लिए और आपको मैच होगा, यानी कि जो पढ़ेंगे आपका प्रोफाइल, रिज्यूम देखेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट देखेंगे, ये सारी एलआरओ देखेंगे, आपका सारी चीजें देखेंगे और देखेंगे भी नहीं, दिस पर्सन इज रियली क्वाइट सुटेबल फॉर माई हॉस्पिटल, कि मैं उसको रेसिडेंसी के लिए यहाँ पे बुलाऊं। तो वो आपको कॉल देंगे, यानी कि आपको इंटरव्यू मिलेगा। तो ऐसे 10 15 20 कॉल इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए ये सब जगह जाते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब उसके बाद एक ऑफर होती है कि भाई आप हमारे यहाँ रेसिडेंसी करने के लिए आते हैं तो आपको ये चीज मिलेगी, आपको एकोमोडेशन फ्री में मिलेगा, आपको फूड फ्री में मिलेगा, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, आपको इतना जो है वो सैलरी मिलेगा, इतनी पे मिलेगी, ये पे स्केल रहेगा, ये यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, ये वर्किंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वीकली इतने आवर्स काम करना है। एंड ऑन दैट एवरीथिंग बेस इट्स 6 मंथ लेंदी प्रोसेस। और इन सभी के बेस में आपको जो है सितंबर एंड तक एप्लीकेशन कर देनी होती है। और एंड सब जब इकट्ठा होता है तब जाके आप सिलेक्शन करते हैं कि भाई आपको यहाँ पे रेसिडेंसी करनी है, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पे ये है। तो आपकी टॉप 20 टॉप 10 लेवल में मिले उसके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जिसकी प्रिपरेशन जो है वो ऑफकोर्स पहले से करनी चाहिए। आई थिंक नाउ इज वेरी क्लियर विथ यू, आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, ओईटी क्या है, स्टेप 3 क्या है, और हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर लिंक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोसेस ऑनलाइन होती है। ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग एमबीबीएस हमें कौन कौन से लेटर्स लेने हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, रिज्यूम कैसे स्ट्रांग बनाना है, क्यों वो बनाना स्ट्रांग जरूरी है। नाउ यू आर गेटिंग क्लियर आइडिया। आगे बढ़ते हैं। तो भाई स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 की प्रिपरेशन करनी है तो रिसोर्सेज चाहिए। और रिसोर्सेज के लिए जैसे कैपलन बुक्स आर द बेस्ट, गीता रामायण महाभारत कहते हैं इसको। और आगे बढ़े तो यू वर्ल्ड, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है जो पेड है, यूजली 6 मंथ की सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर आप प्लान करके लोगे तो, वरना वो रिन्यू करवाते जाओगे और पैसे खर्च होते जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन मैड करके है जहाँ पे फ्री वीडियो रिसोर्सेज है, यानी कि फ्री में वीडियो मिलेंगे आपको, जो स्टेप 1 स्टेप 2 की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है वो है एम्बोज। तो एम्बोस जो है वो नाउ डेज बहुत यूज करते हैं लोग। और काफी सप्लीमेंट और मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल रहा है और पेड भी मिल रहा है। स्केची करके वेबसाइट है, तो ऑफनली यूज होता है स्टूडेंट्स के द्वारा, जहाँ पे बेटर नॉलेज, बेटर इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छे वीडियोस मिल रहा है। तो स्केची करके रिसोर्सेज है जो वो भी यूज कर सकते हैं आप। एनबीएमई, प्रिपेयर फॉर द यूएसएमली एग्जाम बाय डूइंग द मॉक एग्जाम, यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न से यूएसएमली स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में जो पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, उसी पैटर्न से आपको मॉक टेस्ट देनी है। जानना है कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है स्टेप 1 स्टेप 2 और 3 के लिए, और उसी पैटर्न से अगर आपको एग्जाम देनी है तो दिस इज क्वाइट गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नाउ अबाउट द एक्सपेंस, कि भाई स्टेप 1 स्टेप 2 ओईटी, क्लिनिकल रोटेशन, बीच बीच में ये एक्सपीरियंस, सारी चीजें हमें लेनी है, करनी है। तो उसमें एक्सपेंस क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन $160, स्टेप 1 का 1000। फिर उसके बाद अगर यू वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बुक्स खरीदते हैं आप, रोटेशन के लिए 3 महीने फॉर एग्जाम्पल जाते हैं, मिनिमम 3 महीने चाहिए ही चाहिए। आप 3 बार जाओगे तो वो एयर टिकट का खर्चा डबल हो जाएगा। एक्सपेंस के मामले में जो चार्ट तो है वो तो है ही, वो दिखा रहा है कि 15 से 25 लाख का मिनिमम एक्सपेंस, 15 और मैक्सिमम 25 लाख तक पहुंचता है। अब इस एक्सपेंस को अगर कम करना है तो आपको, या ज्यादा होगा, तो 3 पॉइंट ध्यान में रखने। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेप 1 स्टेप 2 की, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रिसोर्सिस जो होते हैं, सब्सक्रिप्शन जो जो होते हैं, बुक्स जो होती है, फालतू खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्लान नहीं होता ना, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन फिर बाद में लेने पड़ते हैं। तो फ्री रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है, बहुत सारी फ्री मॉक टेस्ट होती है, बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स है। उसका सहारा ज्यादा लेंगे तो आपका कम एक्सपेंस होगा। प्लान होगा तो छोटे 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में ही आप बहुत सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे।
यानी कि रिसोर्सेज के पीछे बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, और वहीं पे ही जहां पे ज्यादा खर्चा होता है वहां पे ही हम बचा सकते हैं। सेकेंड जो खर्चा होता है वो क्लिनिकल रोटेशन, ऑब्जर्वेशनशिप, या फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और सारी चीजें जो हम लेते हैं उसमें होता है। अब अगर आप एडवांस में चलेंगे, एडवांस में मेहनत करेंगे, 6 से 8 महीने पहले, लोगों को पहले से 6 से 8 महीने पहले फिक्स हो जाता है यानी कि 1 साल के बाद मैं थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में मुझे इस तारीख से इस तारीख तक रोटेशन जाना है। बहुत सारी हॉस्पिटल्स है जहां पे ये सारी चीजें आपको रोटेशन फ्री में मिल सकते हैं। बस आपको एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन के लिए आपका रिज्यूम होना चाहिए, आपको प्रॉपरली एप्लीकेशन करने की एक थीम होनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो ड्यूरिंग स्टडी ही एप्लीकेशन करके फ्री में रोटेशन लाते हैं। आपके पास रिसोर्सेज कॉन्टेक्ट होने चाहिए। और मैं इस ऑडियो के वीडियो के माध्यम से ये भी बता दूं आपको कि कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की, जहां पे जो यूएसए में सेटल डाउन हो चुके हैं, जो रेसिडेंसी कर रहे हैं, जो स्टेप 1 स्टेप 2 3 दे रहे, प्लान कर रहे हैं, वो सब लोग, तो वो रिसोर्सेज वहां पे आप अपने चीजें भेज सकते हो, लिख सकते हो, एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू। तो थोड़े बहुत कॉन्टेक्स्ट, थोड़े बहुत रिसर्च वर्क और प्री प्लानिंग से आप सेकेंड वाला जो खर्चा है वो भी बहुत कम कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम खर्चा यहाँ पे होता है $2,000 $2,500 का एक रोटेशन। फिर वहां जाने के बाद जो खर्चा थर्ड है, जो बहुत में, यानी कि ये खर्चा आप इस तरीके से बचा सकते हो। थर्ड जो है वो है क्लिनिकल रोटेशन के बाद का जो खर्चा है, वो है कि भी वहां पे जो स्टे और फूड का खर्चा है, रेसिडेंसी पहले और जब आप रोटेशन के लिए जाते हो, वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि पहले से रिसोर्सेस की शेयरिंग बेस, नजदीक से नजदीक, जहां पे फॉर एग्जाम्पल जो हॉस्पिटल में आप रोटेशन के लिए जा रहे हो तो कैसे नजदीक में रहे, फूड, तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी है। बट अगेन यहाँ ये खर्चा अगर आप कम करना चाहते हैं तो पहले से अगर प्लानिंग होगा तो डेफिनेटली ये खर्चा भी आपका कम हो सकता है। नाउ खर्चा हो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके सामने अर्निंग भी तो है मेरे भाई। तो आप देख रहे हैं कि स्पेशलिटी वाइज जहां पे आपको रेसिडेंसी मिलती है, उसमें आप कितना पैसे कमा सकते हो ईयरली, एन्युअली। और यहां पे मैं बताऊं तो मिनिमम 55,000, मैक्सिमम $65,000 पर ईयर आप कमा सकते हो ऑन एन एवरेज। और वर्किंग अवर आप देखिए 40 to 80 आवर्स वीकली ऑफ भी मिलता है, सिक लीव भी मिलती है, 25 to 30 डेज वेकेशन के भी मिल सकते हैं, और वो भी पेड, यानी कि उस दौरान आप छुट्टी कर रहे होंगे, इंडिया आए होंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन आपका पे है वो आ रहा होगा। बहुत सारी रेसिडेंसी में आपको इंश्योरेंस फ्री में मिलता है, एकोमोडेशन मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं कि भाई आप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, कोई फेलोशिप कर रहे हो। सो इट्स डिपेंड अपॉन द रेसिडेंसी। और रेसिडेंसी डिपेंड अपॉन द स्टेप 1 स्टेप 2 ओईटी, आपका पर्सनल रिज्यूम, एलओआर, रिकमेंडेशन, रिसर्च पब्लिकेशन, जो मैंने बताया सर। सिंपली देखिए भाई, जो है ना, इजीली सब कुछ नहीं मिलता। उसके लिए आप कंपेयर कीजिए कि भारत देश में अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हो तो लाख रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं हो सकती, यहाँ पे आपको पर मंथ कितना मिलेगा, लाइफस्टाइल क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, स्ट्रेस टेंशन लेवल क्या है, एजुकेशन, और सब कुछ आप कंपैरिजन कीजिए। तो ये जो स्टेप 1 से रेसिडेंसी की वो पूरी एक एंटायर जर्नी 3 से 4 साल की है, वो डेफिनेटली आपको लगेगी कि नहीं, मुझे मेहनत करना चाहिए, मुझे प्लान करनी चाहिए, मुझे ये प्रॉपरली इसके साथ आगे बढ़ना है। सो सिंपली इस एंटायर जो मैंने बातचीत की आपके साथ, वो है स्टेप 1 स्टेप 2 ओईटी, ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन, रेसिडेंसी की एप्लीकेशन स्टेप 3, उसके एक्सपेंस और सारी चीजें मोस्टली कवर कर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा। मैं और मेरी टीम और हमारे साथ बने हुए सभी डॉक्टर्स आपको रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आपकी जो क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे उसको शॉर्ट आउट करेंगे। आप सभी का तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो आपको कहीं ना कहीं यूजफुल हो। आपको लगता है कि कोई सोच रहा है यूएस असेंबली एग्जाम देने के लिए, कहीं पे किसी को रिसोर्सेज की जरूरत है, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।